जा रहे हैं हम? और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं माता सरकुंडा देवी मंदिर की तरफ, धन्यवाद। जो कि धनोल्टी में पड़ता है। तो हम धनोल्टी की तरफ निकले हैं। अब आपको दर्शन कराएंगे माता सरकुंडा देवी। मसूरी माल रोड का काम हम निपटा चुके हैं। कुछ बैंक से पैसे निकालने थे और एक माउंट खराब हो गया था वीडियो बनाने के लिए, तो वो लेकर आए हैं। वाटरफॉल से नहा धोकर जो है हम जा रहे हैं अब धनोल्टी की तरफ। तो पहले हम गए थे मसूरी माल रोड, वहाँ से लेना था एक माउंट। तो रास्ते में ना एक माउंट जो था ना वीडियो बनाने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा था वो टूट गया था, तो फिर दूसरा लाना पड़ा इमरजेंसी में, और महंगा भी मिला 500 550 का। तो वो सब चीज़ जो है हो चुकी है। तो फिर उसके बाद जो है अब हम निकल रहे हैं धनोल्टी की तरफ। तो धनोल्टी में हम है माता सुरकंडा देवी का मंदिर, तो वहाँ हम जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है हम निकल रहे हैं धनोल्टी की तरफ। सो वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज हम निकल रहे हैं मसूरी की भीड़भाड़ से दूर एक सुकून भरी जर्नी पर। डेस्टिनेशन है माता सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि पहाड़ों की चोटी पर बसा एक बेहद ही पावन शक्ति पीठ है। तो सुरकंडा देवी की दूरी लगभग 32 से 35 किलोमीटर है। रास्ता इतना खूबसूरत होने वाला है कि आपका मन नहीं भरेगा नज़ारे देखते देखते। मसूरी से निकलते ही आप मसूरी चंबा रोड पर होंगे। दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं आपका स्वागत करेंगी। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में दिखाता हूं आगे जो है सारा पहाड़ी रास्ता ही रहने वाला है। तो आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। तो बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो फिलहाल हमने कोई नाश्ता भी नहीं किया है, तो देखेंगे रास्ते में चाय नाश्ता, चाय लेंगे और कुछ पराठे वराठे जो भी मिल जाएगा तो वो भी खाएंगे, ताकि जो थोड़ी सी पेट को शांति भी मिल जाए। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं रोड पे, तो बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी दिल्ली से देहरादून मसूरी की तरफ का जो पूरा व्लॉग था, जिसमें हम भट्टा फॉल में खूब इंजॉय भी किया है। तो हम सबसे पहले पहुंच गए थे और कोई वहां पर टूरिस्ट था नहीं, तो हम दो लोग थे सबसे पहले पहुंचे वहां पर। और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी हमें ऐसा मिला, क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा था। तो उन्होंने ढेर सारी मस्ती की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं जो ऊपर भी जो आई बटन में जो उसका लिंक भी दे दूंगा, तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये उसी का जो है सेकंड पार्ट है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इसी रोड पर। तो दोस्तों 43 किलोमीटर कंटिन्यू हमें जो पूरा पहाड़ी रास्ता ऐसे ही काटना है, जिसमें बहुत घुमावदार जो है रास्ते आगे आएंगे। तो बने रहिएगा। अगर आप मसूरी की भीड़ से थक चुके हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट और देवदार के पेड़ों की खुशबू हो, तो स्वागत है आपका धनोल्टी में। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा हिल स्टेशन किसी भी जन्नत से कम नहीं है। इसका इतिहास उतना ही गहरा है जितना यहाँ की वादियाँ। आज़ादी से पहले धनोल्टी टिहरी गढ़वाल रियासत का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के राजाओं ने इसकी नेचुरल ब्यूटी को हमेशा संजो कर रखा। पास ही मौजूद है दशावतार टेम्पल, जो बताता है कि ये इलाका गुप्ता पीरियड के वक्त से ही कल्चरल इम्पोर्टेंस रखता है। आज ये एक शांत समर रिट्रीट के रूप में जाना जाता है। अब करते हैं घूमने की जगहों की। सबसे पहले आइए इको पार्क। यहाँ की लंबे लंबे देवदार के पेड़ और ठंडी हवा आपका दिन बना देगी। अगर आप थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं तो सुरकंडा देवी टेम्पल का ट्रैक बिल्कुल मिस मत करना। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर से आपको हिमालय पीक्स का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो सच में ब्रेथ टेकिंग है। और हाँ, पोटैटो फार्म आलू खेत जाना मत भूलना, जहाँ से सनसेट का नज़ारा कमाल का दिखता है। घूमते घूमते भूख तो लगेगी ही, तो धनोल्टी का असली स्वाद यहाँ के पहाड़ी खाने में है। गर्मा गर्म आलू के गुटके, ठंड में कुल्फ़ी और पन्नू का चस्का, ये सब लोकल स्पाइसेस से बनते हैं। और यहाँ की ब्रंच जूस भाई वो तो मस्ट ट्राई है। यहाँ के लोग जितने भोले हैं
उनका खाना भी उतना ही दिलचस्प है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है मार्च से जून तक, लेकिन अगर आपको वाइड विंटर देखनी है तो जनवरी में आइए, जब पूरा धनोल्टी जो है बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है। तो कब बना रहे हैं यहाँ धनोल्टी का प्लान, कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों चलते चलते जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है ना कुछ। तो अब रास्ते में जहाँ भी कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो वहीं पे रुकेंगे और खाएंगे, थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, तभी आगे चलेंगे। तो चलिए, तो हमें मिल चुका है रेस्टोरेंट, तो यहीं पर रुकते हैं, और खाने के बाद जो है आपसे फिर मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो वही खा लेंगे जो भी अब फ़िलहाल मिलेगा। भाई अब सब्र नहीं हो रहा, अब जो यहीं पर रुककर जो भी मिलेगा वो खा ही लेंगे। तो दोस्तों खाना पीना अपना हो चुका है, तो फ़िलहाल पेट को शांति मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पर मिला था आलू पराठा और चाय। तो हमने डेढ़ आलू पराठा खा लिया और चाय पी ली, और उसके बाद जो है मज़ा सा आ गया। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम फिर अपने आगे के सफ़र को। तो ऑलमोस्ट जो है आधा रास्ता जो है हम कवर कर चुके हैं, आधा बाकी है, तो बने रहिएगा। तो इस पूरे रास्ते में सिर्फ जो आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, कहीं भी जो प्लेन रास्ता है नहीं। तो ये पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ पहाड़ का है। तो दोनों तरफ जो आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और कितनी जो खूबसूरती यहाँ के पहाड़ों की है। तो पूरा रास्ता ऐसे ही रहने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए आगे कुछ दिखता है तो फिर हम बात करेंगे, इतने आप नज़ारों का मज़ा लीजिए।
तो दोस्तों रास्ते में पड़ता है ये प्यारा सा टाउन धनोल्टी। तो यहाँ के इको पार्क में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना। धनोल्टी का ये इको पार्क जो है मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है ताकि लोग नेचर के करीब रह सके और एडवेंचर का मजा ले सके। तो यहाँ काफ़ी सारे वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए खेलने की जगह है और बैठने के लिए बेंचेस बनी हुई हैं। धारा इको पार्क ये थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से पहाड़ों का व्यू और भी बेहतर दिखता है। इको पार्क में एडवेंचर के लिए फेमस है स्काई वॉक, जिप लाइन, बर्मा ब्रिज जो है, इस तरह की क्लाइंबिंग हो गई, इस तरह की जो आप यहाँ पर एक्टिविटी भी जो है कर सकते हैं। सो दोस्तों हम अपनी गाड़ी लगाकर आ गए हैं पार्किंग में और फिलहाल में हम करने वाले हैं अपनी यात्रा शुरू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। तो कितने सारे लोग जो हैं ऊपर यात्रा के लिए जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, और कितने लोग जो हैं दर्शन कर कर वापस भी आ रहे हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से जो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं इसमें बीच बीच में, और इस तरह का पैदल रास्ता भी है। तो फिलहाल हम तो अभी पैदल चलना शुरू ही किया है। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ी खड़ी चढ़ाई तो है यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे भी होगा, कोशिश करेंगे पैदल ही यात्रा करें। तो फिलहाल हमने जो है माता का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो कुछ लोग बैठकर आराम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं। और ये देखिए ये बच्चा जो है अपनी माँ का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सब मिलकर जो है माता के दरबार में जा रहे हैं ऊपर। तो ये जो है मैं फ़िलहाल मेरी सांस भी फूल रही है। और नीचे चलेंगे, नीचे करेंगे नीचे फूल की सांस। तो दोस्तों वो है सुरकंडा देवी मंदिर। मैं यहाँ 5-6 बार आ रहा हूँ और हर बार मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अलग होता है। हालांकि थकान भी होती है पर ऊपर पहुँच के, पर जब हम इच्छा शक्ति को अपनी बढ़ा लेते और सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और ऊपर पहुँच के जो थकान खत्म होती है और दर्शन करके ऊपर थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वैसे तो ये रोपवे इसी साल चालू हुआ है, पर हमने इसे कैंसिल करके हमने कहा पैदल ही चलेंगे। मैंने कहा मैं दाऊद में, हाँ एक ही बात है हमारा डिसीजन। तो चलिए फिर रास्ते में मिलेंगे। तो दोस्तों हम इस रास्ते से न जाके ये शॉर्टकट ले रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर पर। अब कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। जरा हाथ धो लें, हाथ धो। ये वीडियो हमने हाथ धो लिए यहाँ। मैं बजा दूंगी।
तो दोस्तों अपने दर्शन हो चुके हैं, तो उसके बाद हम आ चुके हैं बाहर। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा। तो ये मंदिर जो है सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको जो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये रास्ता काफ़ी सुंदर और घने जंगलों के बीच से गुजरता है। अब यहाँ रोपवे सर्विस भी अवेलेबल है, जो उन लोगों के लिए अच्छी है जो पैदल नहीं चल सकते। तो दोस्तों कुछ इस तरह का जो है बाकी आपको नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ आज जब हम आए हैं तो यहाँ पर जो है एक कोई पर्व और है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जितने भी लोकल कपल्स हैं वो भी सारे आ रखे हैं। तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो हमारी तो यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, प्रसाद हम ले चुके हैं। तो यहाँ से अब हम सोच रहे हैं जब नीचे उतरेंगे तो जाकर हो सकता है हम होटल ले, या फिर हो सकता है घर के लिए भी निकल जाए। बट फ़िलहाल तो यहीं पर जो हम सुकून ले रहे हैं यहाँ के, जो मैं आपको एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ किस तरह का जो व्यू यहाँ से दिखता है। यहाँ ये लगा लो ऑलमोस्ट जब आप यहाँ ऊपर आओगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ना सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और सारा व्यू जो आपको दिखेगा। मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये पूरी हुई जैसा मेरा प्यार है। तो दोस्तों मंदिर से नीचे आने के बाद जो है बहुत रात हो चुकी थी, तो हमने होटल लिया और बहुत ज़्यादा जो है रात हो चुकी थी तो और थक भी बहुत गए थे, तो हमने होटल लिया और रेस्ट किया। और सुबह होते ही ना हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल लिए अब अपने घर की तरफ। तो फ़िलहाल हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं और इस उतरते समय जो है हम रास्ता ले रहे हैं ऋषिकेश की तरफ से जो है हम उतरने वाले। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है हम ऋषिकेश की तरफ से जा रहे हैं। अगर हम वापस से मसूरी जाते हैं तो हमारा रास्ता जो है ना ऑलमोस्ट ही लगा लो 30 से 40 किलोमीटर फिर बढ़ जाएगा। और आपने देखा आते हुए भी देखा था कि तो रास्ता ना ऑलमोस्ट ये लगा लो इतना पूरा पहाड़ी कवर करने में वही 4 से 5 घंटे आपके फिर से एक्स्ट्रा जाएंगे, और फिर जो आपको और लंबा रास्ता पड़ेगा। तो शॉर्टकट जो यही है कि आप ऋषिकेश की तरफ से ही उतर जाओ। तो आप भी कभी अगर मसूरी से धनोल्टी की तरफ आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि हो सके तो अगर आपको वापस कोई दोबारा से वहाँ नहीं जाना है मसूरी की तरफ, तो आप जो है ऋषिकेश से ही उतरे। तो यहाँ रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जो है नज़ारे भी आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों सुरकंडा देवी मंदिर से ऋषिकेश का रास्ता लगभग 80 किलोमीटर लंबा है, और इस सफ़र को आपको अपनी कार से करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अगर आप नए ड्राइवर हैं जो कि पहाड़ों पर पहली बार चला रहे हैं तो टाइम थोड़ा जो है ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वाला रास्ता जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक जो सरकुंडा से ऋषिकेश तक के सफ़र के बीच में सबसे कॉमन जो है वो है NH34। तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि कद्दूकल से चंबा तक जो है अप्रोक्स 24 किलोमीटर पड़ता है। सबसे पहले चंबा की तरफ जाएंगे, ये रास्ता पहाड़ियों से गुजरता है और इस रास्ते में आपको कानाताल जैसी सुंदर जगह भी मिलेगी। चंबा से नरेंद्र नगर ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर का जो है रास्ता रहने वाला है। तो चंबा पहुंचने के बाद आप नरेंद्र नगर की तरफ मुड़ेंगे। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है और नरेंद्र नगर से आपको जो है देहरादून वैली का भी एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं थर्ड वाला जो है नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, ये जो है 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता बाकी बचता है। नरेंद्र नगर से रास्ता नीचे उतरता है और सीधा ऋषिकेश पहुँचाता है। तो दोस्तों जो लोग पहली बार गाड़ी लेकर आएंगे तो उनके लिए ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ के रोड मसूरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा चौड़े और स्मूथ हैं। तो आप देख सकते हैं कितने चौड़े रोड जो हैं, तो यहाँ पर सफ़र जो है आसान रहता है और जो है आपका टाइम भी बच जाता है। तो दोस्तों कभी भी आप अगर इस तरफ से आ रहे तो ऋषिकेश से ही उतरेंगे तो आपका जो है टाइम भी बचेगा और आपको जो है इतने सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिएगा आगे वीडियो में, जो भी नज़ारे आते रहेंगे वो सारे जो आप देखिएगा। आपको होप सो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो पूरा इधर पहाड़ी रास्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है। तो डोंट स्किप द वीडियो गाइस, पूरी वीडियो देखिएगा।
तो दोस्तों रास्ते की तो बात हो गई बहुत सारी। तो अब क्योंकि जब फाइनल जो है हम अपनी ट्रिप को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या फ्यूल कॉस्ट हमें पड़ी है। तो दोस्तों जब हम घर से निकले थे तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के आसपास जो गाड़ी सीएनजी पर ही चली थी, और उसके बाद जो है ये रास्ते पे कोई भी सीएनजी पंप हमें मिला नहीं, तो हम आगे जो है पेट्रोल से चले हैं। तो आप लगा लीजिए कि 250 किलोमीटर जो है हम चले हैं सीएनजी पे। तो दिल्ली से हमने सीएनजी भरवाई थी और सीधा जो है हम देहरादून पहुंच गए थे। तो उसके बाद से जो हमने पूरी गाड़ी जो पेट्रोल पे लगवा चलाई है, तो जिसमें लगभग जो ये आप मान के चलिए कि लगभग जो है गाड़ी वो 650 किलोमीटर के आसपास चली है, जिसमें से 250 किलोमीटर आप हटा दीजिए जो कि सीएनजी पर ही चली थी। तो हमारे सीएनजी का खर्चा जो लगा था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 600 से 700 रुपये में जो है टंकी फुल हो गई थी, जिसमें हम 250 किलोमीटर चले थे। तो बाकी सारा जो है वो आप लगा है पेट्रोल। तो आप लगा लीजिए कि 400 किलोमीटर जो है ऑलमोस्ट ये पेट्रोल पे चली है गाड़ी। तो उस हिसाब से लगा लीजिए हमारा जो है खर्चा कितना बैठा। तो मैं आपको कैलकुलेट कर बता देता हूँ। तो दोस्तों सीएनजी पे जो है 700 रुपये में 250 किलोमीटर चली है, और बाकी की जो 400 किलोमीटर हैं वो चली है हमारी पेट्रोल पे। तो पेट्रोल की एवरेज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से निकली है। तो उसमें हमारा जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट लगा है 2700 रुपये का। तो 2700 प्लस 700 रुपये हमने सीएनजी के जोड़ लिए, 2700 हो गए पेट्रोल के और 700 हो गए सीएनजी के। तो टोटल 3400 रुपये में जो है हमारा 650 किलोमीटर का ये सफ़र जो है कंप्लीट हुआ है। तो आप डिपेंड करता है, अगर आपको सीएनजी मिल जाती है तो आप लगा लीजिए 700 करीब जो 2000 के अंदर ही जो है आप अपनी पूरी ट्रिप निपटा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है वैगनार थी, जिसकी एवरेज जो है सीएनजी पे काफ़ी अच्छी थी, बट ये कि थोड़ा सा हिली रास्ता भी था, इसलिए जो है ये 250 चली। अगर प्लेन रास्ता होता तो ये 300 किलोमीटर भी जो है कवर कर देती। तो आप इस हिसाब से अपनी गाड़ी का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। अगर आपको सीएनजी मिल जाती है सारे में तो आपकी कॉस्ट जो इससे भी कम हो सकती है। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है पहाड़ी ख़त्म हो चुकी है। तो आपने देखा पूरी वीडियो को, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जर्नी जो है 2 पार्ट में जो मैंने दिखाई वो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो बहुत जल्द जो है और बहुत सारे व्लॉग आने वाले, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय, थैंक यू गाइस।